तो सोते समय मैंने देखा कई काफ़ी बड़ी एज तक लोग देते रहते हैं सोते-सोते भी खाना-पीना दे दिया। ऐसा ना करें क्योंकि डेंटल कैरियर से भी बहुत बड़ा कारण है और इंडाइजेशन का, गैस का, कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। वेलकम टू होलसम टेल्स। कई पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों के दांतों के बारे में क्या ध्यान रखें? तो दांत जो है बच्चों के दांत आने का टाइम यूजुअली 6 मंथ्स के आस-पास बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर वाले दांत हमेशा पहले आते हैं, लेकिन लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स यूजुअली नीचे के जबड़े में पहले आते हैं। तो इंसाइजर्स, कैनाइन्स ऐसे धीरे-धीरे करके दांत आगे बढ़ते हैं। तो जो दांत का आना है इसकी वैसे 6 मंथ्स की एज एक मोटी-मोटी क्रूड एज है, लेकिन किसी-किसी बच्चे के 8 महीने पे या 10 महीने पे भी दांत आने शुरू हो सकते हैं। तो उसमें भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, बशर्ते कि आप केयर ठीक कर रहे हैं। बच्चों को सन का एक्सपोज़र प्रॉपर्ली मिलता रहे समय-समय पर, बच्चे की मालिश भी अच्छी करते रहें, जिससे कि विटामिन डी की कमी ना हो उसमें। और फिर जो 6 मंथ्स का जैसे हो बच्चा, तो उसके बाद धीरे-धीरे करके सॉलिड, सेमी सॉलिड फूड भी इंट्रोड्यूस कर दें कि जिससे उसके सफिशिएंट मिनरल्स भी मिलते रहें। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये अगर अच्छी अमाउंट में मिलेगा तो हम एश्योर हो जाए कि हमारी तरफ से कोई, हमारे बिहाफ पे कोई मिस्टेक नहीं है, कमी नहीं है, तो ऐसे करें। तो बाकी जैसे-जैसे एज बढ़ती है फिर दांत आते रहते हैं। पहले 2.5 साल में 20 टीथ आते हैं बच्चे के, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं। पहले 2.5 साल में लगभग 1 साल की एज तक बच्चे के 8 के आस-पास दांत आते हैं और 2.5 साल तक 20। उसके बाद फिर 7 या 8 इयर्स के एज पे दांत आते हैं। 7, साढ़े 7, 8 साल की एज पे दांत आते हैं। तो करें। इस बीच जब बच्चे को थोड़ा-सा डेंटल हाइजीन के बारे में बताना है, तो क्योंकि बच्चे के दांत टूथ फॉल होना शुरू करते हैं बाद में, तो उससे पहले जो कच्चे दांत हैं बच्चे के, जो जो मिल्क टूथ है, तो उनको भी हम हल्का-हल्का सॉफ्ट सा ब्रश लेके ब्रश भी करवा सकते हैं उनको। ये जैसे ब्रश है, ये टूथब्रश है, ऐसे करके सॉफ्ट ब्रश ले लिया बच्चे का, तो या तो हल्का-सा मंजन लेके कोई भी अच्छा क्वालिटी का हर्बल मंजन आते हैं जिसमें कि नीम वगैरह जड़ी-बूटियाँ होती हैं, तो उनसे पाउडर जैसे पतंजलि का भी आता है, हिमालय का भी आता है, तो मंजन लगाया हल्का-सा और फिर इसे कर दिया, जिससे कि अगर बच्चा खा भी ले, गुटक भी ले, तो उसमें कोई हार्मफुल केमिकल ज़्यादा नहीं होते, तो कोई नुकसान नहीं है। और अदरवाइज़ तो बच्चा स्पिट करना सीख जाता है 2.5 साल की एज पे, तो 2.5 साल, 3 साल की एज पे मतलब आराम से उसका करना शुरू कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। तो बाद में जब जैसे बच्चा 3 साल का हो जाएगा, तो जब भी कुछ खाना खाया, तो कम से कम सोने से पहले तो हमेशा ब्रश करा दें। मतलब खाना खाने के आधे घंटे के बाद और सोने से पहले उसका ज़रूर टीथ बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, नहीं तो डेंटल कैरीज के बड़े चांसेस बन जाते हैं। कि जैसे कई बार पेरेंट्स सोते-सोते दूध पिला दिया या सोते-सोते खाना देके एकदम सुला दिया, इस चीज़ से बचना चाहिए। ऐसा 1 डेढ़ साल तक ही अलाउड है, परमिटेड है। 1 डेढ़ साल तक तो ठीक है। 1 डेढ़ साल से बड़ा बच्चा हो गया, फिर उसको इतना दिन भर में सफिशिएंट सेमी सॉलिड फूड लेना चाहिए डेढ़ साल के बच्चे को, कि सोते समय ना देना पड़े उसे। तो सोते समय मैंने देखा कई काफ़ी बड़ी एज तक लोग देते रहते हैं, सोते-सोते भी खाना-पीना दे दिया। ऐसा ना करें क्योंकि डेंटल कैरीज से भी बहुत बड़ा कारण है और इंडाइजेशन का, गैस का, कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि फूड तो तभी डाइजेस्ट होगा, सेमी सॉलिड, सॉलिड फूड, जबकि हम पूरी तरह कॉन्शियस हैं और हमारा भोजन में ध्यान है। तो इसलिए जैसे डेढ़ साल से बड़ा हो जाए बच्चा, फिर तो जब तक वो जग रहा है तभी उसे खाने के लिए दें। मदर फीड ले सकता है, मदर फीड बच्चा सोते-सोते से भी ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो फूड बिल्कुल पूरी तरह से बच्चा कॉन्शियस हो तब दें, और 2.5 साल के बाद तो टीथिंग उसके जो ब्रशिंग है वो करवा देनी चाहिए। और 3 साल का बच्चा हो जाए तो फिर बच्चे को इंटरडेंटल ब्रश होते हैं, जो इंटरडेंटल ब्रश ऐसे सामने से कर लेते हैं, तो वो कोई भी बड़े फूड पार्टिकल्स को रहने नहीं देंगे, वो भी कराना शुरू कर दें। और धीरे-धीरे करके जब 3 ईयर से बड़ा बच्चा होगा, फिर फ्लॉस फ्लॉस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो टंग क्लीनर है, ये तो 2.5-3 साल के बाद ही मतलब मदर सिखा दे, करवाए उसे, जिससे कि सोते समय किसी भी तरह की स्मेल या किसी भी तरह का फूड पार्टिकल्स मुँह में ना रहें, तो उससे अच्छी साउंड स्लीप भी आएगी। नहीं तो कई बार बच्चे दाँत किटकिटाते हैं रात को, तो दाँत किटकिटाना जो ब्रक्सिज़ बोलते हैं, तो वो एक तो जो बच्चे के अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तब उससे एसिड बनता है, तब बच्चे दाँत किटकिटाते हैं। एक अगर हमने सोते समय ब्रश नहीं करवाया, तो थोड़ा कुछ ना कुछ एसिड यहाँ पे रहेगा, वो प्रोवोक करता है मूवमेंट के लिए, तो उससे भी फिर बच्चे दाँत किटकिटाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जिससे कि प्रॉपर डेंटल केयर बचपन से ही बच्चे की शुरू हो जाए। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के पेट में कीड़े हैं, दवाई इसकी दे दें। तो कई बार फिजिशियन भी कहते हैं कि हर 6 महीने के बाद पेट के कीड़ों की दवाई दे दें। तो मेरा इस बारे में डिफरेंट वो है, ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को हम पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स और कड़वा खाना दें। अगर बथुए का साग खाएगा बच्चा, तो पेट में कीड़े रह ही नहीं सकते। अगर हम बच्चे को तरह-तरह के पालक भी और ये भी करेले की सब्जी भी धीरे-धीरे करके थोड़ी-थोड़ी देंगे, फिर कीड़े नहीं। अगर हम बच्चों को हाई शुगर डाइट ही देते रहते हैं हमेशा,
तो तब वो चीज़ वो पेट में उसमें प्यूटरीफेक्शन होता है, रेंसिडिटी होती है, सड़ती है वो चीज़, उसमें फिर जाके कीड़े ग्रो करते हैं। तो कीड़े ग्रो करने का मौका ना देना ये पेशेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बल्कि उसको दवाइयों का आदी बना देना कि हम कीड़े की दवाई दें, ये ना इसके लिए वो ना करें। मैंने देखा है कि पेरेंट्स का कई बार दूध के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेडिलेक्शन होता है कि दिन में 4-4 बार दूध देते हैं बच्चों को। वो पेट के कीड़े का बहुत बड़ा कारण है और वो कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत बड़ा कारण है। उनसे होलसम ग्रोथ नहीं हो पाती बच्चे की। पूरा ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का, तो उसके लिए उसको अपने वाला खाना शेयर कराएँ। खुद तो हम कोई डेली सूजी की खीर तो नहीं खाते, तो बच्चे को क्यों सूजी की खीर रोज़ खिलानी है हमें? तो जैसे हम तीनों चारों टाइम अलग-अलग खाना खाते हैं, सब्जी, दाल, रोटी खाते हैं, ऐसे फाइबर्स वाला वैरायटी ऑफ मिनरल्स उसमें हो, ऑप्शंस हो, तो उससे फिर बच्चा पेट भर के अगर हर तरह का खाना खाएगा, फिर बॉडी का बैलेंस बड़ा अच्छा रहेगा, गट की हेल्थ अच्छी रहेगी, मोशन भी अच्छी तरह से पास होंगे और फिर बच्चों को पेट में कीड़े नहीं होंगे। बाकी चाहे तो कभी टेस्ट करवा सकते हैं, कीड़े की दवाई दे भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि भई आपने फूड कैसा दिया बच्चे को हाइजीन का सेंस कितना सिखाया हमने, वो भी हाइजीन का सेंस भी सिखाएँ, जिससे कि बच्चे के पेट में कीड़े ना हो, हैंड वॉश करें, नेल्स समय-समय पे उसके वो करना, ट्रिम करना, तो ऐसे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पेट में कीड़े का बच्चे का इश्यू नहीं रहेगा। क्योंकि पेट में कीड़े होना बहुत बड़ा एक हेल्थ इश्यू है और इससे बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, बच्चे की ऑल अराउंड ग्रोथ नहीं हो पाती और जितनी भी जो धातुएँ होती हैं, जो बॉडी के अंदर जो स्पेशल मिनरल्स होते हैं, रेयर मिनरल्स जो हमें चाहिए होते हैं, वो सारे ही फिर वो कीड़े ही खाते रहते हैं, वो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इसलिए अच्छी नींद भी नहीं आ पाती बच्चे को और एक अच्छी हेल्थ की फीलिंग भी नहीं होती बच्चे को, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी बच्चों की जो ग्रोथ है, उसके बारे में मैं एक अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा कि जो बच्चे की ग्रोथ है, वो पहले 4-5 सालों में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की नीड होती है, जो जैसे जो हमारी आत्मा होती है, सोल है हमारी, तो सोल के ऊपर 5 कवर होते हैं। एक होता है हमारा जो फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश, एक होता है हमारा मनोमय कोश, भई हमारा माइंडसेट कैसा है, एक हमारा होता है प्राणमय कोश, भई हमारी जो प्राण शक्ति है कितनी प्रबल है, कितनी अच्छी है। फिर हमारा एक होता है विज्ञानमय कोश कि भई हमारी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है हमारी, तो ये विज्ञान में कुछ हो गया। तो लॉजिक और इमोशंस का कितना बैलेंस है, हमारी इमोशनल ग्रोथ कैसी हो रही है, फिर हमारा आनंदमय कोश कितना है, कौन सा बच्चा कितना सेटिस्फाई रहता है, माँ से खुश रहता है और माँ की बात मानता भी है, ओबीडिएंट है, ये हमारा आनंदमय कोश का विकास कितना अच्छा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा देखा है कि पेरेंट्स का अन्नमय कोश में ज्यादा ध्यान रहता है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल से आया, बच्चे ने वॉमिटिंग कर दी और फिर डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने वॉमिटिंग की दवाई दे दी। लेकिन दवाई का कुछ उसे असर नहीं रहा, वो तो टीचर से डर रहा था बच्चा। अगर बच्चा टीचर से डर रहा है, तो हम अन्नमय कोश को ठीक करने की दवाई देंगे तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें उसके मनोमय कोश का ट्रीटमेंट करना होगा। इसी तरह से मदर की ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चे के अन्नमय कोश का भी विकास करवाए, उसके प्राणमय कोश का भी, उसके विज्ञानमय कोश का भी, मनोमय कोश का भी, आनंदमय कोश का भी। कितना हम बच्चे को थोड़ी-सी बागवानी कर रहे हैं, तो बागवानी में साथ में रखें बच्चे को। उससे उसके ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम माइलस्टोन देखते रहें और माइलस्टोन अच्छे बनाने के लिए हम कुछ काम ना करें, एफर्ट्स ना करें, तो खाली देखने से कैसे काम चलेगा? हम उसके जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए एंश्योर भी करें कि उसको समय भी सफिशिएंट दें, तो उससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसी तरह से हमें इमोशनल ग्रोथ भी करानी चाहिए बच्चे की, कि हम कभी-कभी गौशाला लेके जाएँ उसे, तो कभी-कभी हम उसको पेड़-पौधों में भी लेके जाएँ, तो जिससे कि पेड़-पौधों की भाषा भी थोड़ी-थोड़ी सीख सके, थोड़ी-सी एनिमल्स की भाषा भी सीख सके, उनके इमोशंस को भी समझ सके, पढ़ सके। तो ऐसे बच्चे को नेचर के साथ हम जितना रखेंगे, तो उसके पाँचों कोषों का अच्छा डेवलपमेंट होगा। फिर बच्चे का लाइफ में अच्छे से अच्छा अचीवमेंट होगा और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी वो अचीव करने में पीछे नहीं रहेगा।